आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हिज लॉ। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को हिज लॉ बताया हुआ है कि हिज लॉ है क्या चीज़ और हिज लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पेश है। अब यहाँ पर जो हम दो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, पहले वाला होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन और दूसरा वाला जो होगा वो होगा लेटेस्ट एनर्जी, जिसमें हम बान हेबर साइकिल को डिटेल से देखेंगे। अब हिज लॉ की एक ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि वो वाला रिएक्शन जिसमें साइड प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसका हम डायरेक्ट किलोमीटर से हीट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, और दूसरी बात जो होती है वो लेटेस्ट एनर्जी जो होती है किसकी, आयनिक कंपाउंड की, वो भी हम किलोमीटर से कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए हम हिज लॉ की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो आप लोग की बुक के अंदर मेंशन है, कहते हैं कि कार्बन जब हाफ ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, उसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ हमें। अब चूंकि इस रिएक्शन के दौरान साइड प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए हम इसको किलोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको फिर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे। अब देखना दो पॉसिबिलिटी है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा। इसी तरह फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बन गया, ऑक्सीजन अगर एक्सेस में है तो फिर वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। अब इसकी और इसकी जो हमें हीट है वो हमें मेंशन है बुक के अंदर, जो कि कैलकुलेटेड है। हमने असल में इसका हीट कैलकुलेट करना। अब इस तरह न्यूमेरिकल जब आ जाए तो उसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशन को तलाश करना है और इनमें देखना है कि हमने प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड देखना है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो किसी प्रोडक्ट में भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा काम ऐसा करना है, रिएक्टेंट में से तलाश करना है। जब आप लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में देखते हो और इस इक्वेशन में देखते हो, तो यहाँ पर इस सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसके रिएक्टेंट में आप लोग के पास कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये तो रिएक्टेंट में है सर, तो आप लोगों ने असल में ऐसा कर लेना, फिर दोबारा ये वाला जो सेकंड इक्वेशन इसको अपोजिट कर लेने। कार्बन मोनो डाइऑक्साइड अगर यहाँ पर प्रोडक्ट में, इसको रिएक्टेंट में लिख लो, इसको प्रोडक्ट में लिख लो। अगर यहाँ पर आप लोग देखते हो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में फिर ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। मैं आप लोग को इसको बताता हूँ। इस पहले वाले को इसी तरह लिख लेने हैं और दूसरे वाले को इससे क्या कर लेने, माइनस कर लेने, सब्ट्रैक्ट कर लेने। अब अगर इसको मैं लिख लूँ C+O2, यहाँ पर CO2, और इसका जो हीट है ΔH1 जो है वो कितना है, वो है -393। यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट है वो ये वाला आप लोगों ने लिख देने, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को कर देता हूँ। सिमिलरली ये वाला मैंने क्या कहा, इसको आप लोगों ने अपोजिट करने। अगर यहाँ पर ये फॉरवर्ड है तो इसको फिर आप लोगों ने बैकवर्ड में लेके आना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोडक्ट है इधर ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाफ ऑफ O2। ऑटोमेटिकली आप लोग के पास ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगा। देखना है आप लोगों ने, यहाँ पर ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ये +285 हो जाएगा, ठीक, किलो जूल पर मोल साथ में लिखते हैं। अब इसको सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और ये वाले जो सब्ट्रैक्शन होती हैं जो मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बताया था, यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से असल में माइनस होता है। ऐसा नहीं करने के ऊपर वाला दूसरे वाला अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर इधर कोई भी कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन है और यहाँ पर आधा, ये आधा इसके साथ पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आधा रह जाएगा। प्रोडक्ट में जाओ, यहाँ पर अगर आप लोग देखो कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेने। जो जो चीज़ें रह गई उसको फिर आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेनी है। तो कार्बन रह गया, साथ में यहाँ से ये ऑक्सीजन पूरा है और यहाँ पर ये आधा है, तो यहाँ पर आधा रह जाएगा C+O2। यहाँ पर प्रोडक्ट से ये ख़त्म और सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ रहेगी। अब इसको अगर आप लोग देखो और इसको देख लो तो दोनों सेम है। सिमिलरली यहाँ से आप लोगों ने इन दोनों को माइनस कर लेना है, तो आप लोगों के पास जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब इसको आप लोग इससे माइनस करते हो तो आप लोग का जो आंसर आता है, आंसर विल बी 108.8 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी रिएक्शन का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सरसाइज में भी वो HF वाले हैं, क्या कर लेने हैं
पहले प्रोडक्ट तलाश कर लो या रिएक्टेंट तलाश करो, फिर उसके साथ माइंड को यूज़ करते हुए रिएक्शन को, जो रिएक्शन आप लोग को, इक्वेशन आप लोग को ज़रूरत हो उसको अपोजिट कर लो। सिमिलरली फॉरवर्ड में इंड होए तो बैकवर्ड में एक्स हो जाएगा, और सिमिलरली फिर आउटसाइड पे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से जो जो कैंसिल होती है उसको कैंसिल आउट कर लेने। इसी तरह हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी इक्वेशन की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो हम लेटेस्ट एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड की कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज लॉ, और जो चीज़ हम उसके लिए यूज़ करते हैं वो है बान हेबर साइकिल। सबसे पहले आप लोग को लेटेस्ट एनर्जी का पता होना चाहिए। लेटेस्ट एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, या जो एनर्जी रिक्वायर होगी इसको तोड़ने के लिए। एक दो बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो बात है वो रिएक्टेंट का चार्ज होना चाहिए, आयन फॉर्म में होना चाहिए, और आयन फॉर्म यानी गैस स्टेट में होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। और ये दोनों जो होंगे ये 1 मोल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 आ जाए तो फिर ये लेटेस्ट एनर्जी नहीं हो सकती, या ये भी 2 आए फिर भी लेटेस्ट एनर्जी नहीं हो सकती, या आधा आए फिर भी लेटेस्ट एनर्जी नहीं हो सकती। लेटेस्ट एनर्जी के लिए क्या कंडीशन है? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनेगा उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से, और वो जो कंस्टिट्यूएंट आयन थे वो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होने चाहिए, और साथ में वो आयनाइज फॉर्म में होने चाहिए। ठीक, अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर लेटेस्ट एनर्जी नहीं, अगर यहाँ पर आयन नहीं होगा फिर भी लेटेस्ट एनर्जी नहीं होगा। अब अगर हम किलोमीटर में देखेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल आप लोग NaCl बनाते हो तो Na जो पॉजिटिव होते हैं या Cl जो नेगेटिव होते हैं वो तो हमारे पास अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको हम किलोमीटर से फिर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो जो किलोमीटर में फिर हीट आएगा, वो जो Na को आप लोग सब्लिमेशन करवाओगे या सब्लिमेशन के बाद उसके आयनाइजेशन करवाओगे तो फिर वो वाली एनर्जी भी वहाँ पर आती है, वो लेटेस्ट एनर्जी नहीं होती है। लेटेस्ट एनर्जी में पहले से या ऑलरेडी इस फॉर्म में होने चाहिए। तो फिर हम इसकी जो कैलकुलेट करते हैं वो बान हेबर साइकिल के जरिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब बान हेबर साइकिल आप लोग को क्या कहते हैं? बान हेबर साइकिल ये कहते हैं कोई भी जो प्रोसेस है जो साइक्लिक प्रोसेस में हो रहे हैं, जो साइक्लिक प्रोसेस में हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ए से डी बना रहे हो, डायरेक्ट भी आप लोग बना सकते हो, या आप लोग ए से भी कर सकते हो। ए से पहले बी बनाओ, बी से फिर सी बनाओ, सी से फिर डी बनाओ। ये कहते हैं कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस जो होते हैं या कोई भी प्रोसेस जो साइक्लिक होगा उस दौरान जो हीट चेंजेस आती है या एनर्जी चेंजेस आती है वो हमेशा के लिए क्या आती है? वो ज़ीरो आती है, या इनडायरेक्टली इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कह सकते हैं बान हेबर साइकिल को। ठीक, ये कहते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट चेंजेस आती हैं या एनर्जी चेंज जो आती हैं वो ज़ीरो होती है। और ये बान हेबर साइक्लिक ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम किसी भी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग की जो बुक के अंदर मेंशन एग्जांपल है वो क्या है? वो है NaCl की फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो रिलीज होती है जब NaCl बनता है उसके आयन से, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, लेकिन असल में ये जो NaCl Na या ये जो Cl है NaCl यहाँ पर बन रहा है, ये असल में लेटेस्ट एनर्जी नहीं है। NaCl जब बनता है आयनिक कंपाउंड जो बनता है ये तो लेटेस्ट एनर्जी की डिफिनीशन में आते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने आप लोगों को क्या कहा, ये अगर सॉलिड फॉर्म में होगा, ये अगर हाफ होगा तो फिर इसको हम लेटेस्ट एनर्जी नहीं बोल सकते। असल में हम इस NaCl की यहाँ पर जो आप लोग के बुक के अंदर मेंशन है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम बान हेबर साइकिल के प्रोसेस से करते हैं। ये तो डायरेक्ट है लेकिन हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस करें। अब सबसे पहले जो Na है इसको हम क्या करेंगे? Na को सबसे पहले आप लोग इसको गैसियस फॉर्म में लेके जाओगे, क्योंकि हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन ये होती है कि आप लोग क्या करते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालते हो किससे? गैसियस एटम से। और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम टू फॉर्म केटाइन। ठीक, वो है आप लोग के पास आयनाइजेशन। अब अगर इससे आप लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को निकालोगे वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, वो मिनिमम। सबसे पहले Na को आप लोग किस फॉर्म में लेके जाओगे? गैसियस फॉर्म में लेके जाओगे। और जब हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन।
क्या बोलते हैं, सब्लिम। अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगी। मैं SUB लिख लेता हूँ। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है 109 किलो जूल। ये बुक के अंदर मेंशन है, ठीक। इसी तरह फिर आप लोग दोबारा क्या करते हो, इस Na से इस वक्त जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। असल में हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है, लेटेस्ट एनर्जी की डिफिनीशन की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक। अब जब आप लोग गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, इसको असल में हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। अब Na के साथ क्या कर लोगे, Na से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लोगे, निकालोगे। इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या चीज़ है, आयनाइजेशन। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो है 496 किलो जूल पर मोल। अब ये अपने कंडीशन में आ गया, Na भी हैं, गैसेस भी हैं, और साथ में कैटायन भी हैं। लेटेस्ट एनर्जी की डिफिनीशन की तरफ हमने असल में जाना। सिमिलरली अब क्लोरीन के साथ ऐसा कुछ करना है कि ये इसकी भी आयनाइजेशन हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन यहाँ पर मालिक्यूल है, इसको हम तोड़ेंगे क्लोरीन एटम में, जिसको हम बोलते हैं बांड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, इसको हम बोलते हैं बांड डिसोसिएशन, बांड डिसोसिएशन। और इसकी जो बांड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बराबर हैं, बांड डिसोसिएशन एनर्जी जो यहाँ पर हमारे पास है वो किसके बराबर हैं, वो बराबर हैं 242 की। किसके, 242 की। चूंकि यहाँ पर Cl2 है तो एक क्लोरीन की कितनी होगी बांड डिसोसिएशन एनर्जी, तो आप लोगों ने 2 के ऊपर इसको डिवाइड कर लेने, वो बराबर हो जाएगी 1 to 1। क्यों, हमने एक क्लोरीन की बांड डिसोसिएशन एनर्जी, इस बांड को हमने तोड़ा, ये असल में Cl2 था, तो एक की होगी 1 to 1, दो की होगी 242। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि एनायन हमने बनाना है। यानी इसकी फिर जब जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी लॉ फॉर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये फिर क्या करेगी, क्लोरीन सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ये यही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो बराबर है -348, -348। अब लेटेस्ट एनर्जी हो गई ना, ये भी कैटायन है और गैस स्टेट में, और ये भी एनायन है गैस स्टेट में। अब ये दोनों जब मिलेंगे ना, ये दोनों ये ऐसा मिलेगा, और इससे ये चीज़ जो बनेगी, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। क्या चीज़ है, लेटेस्ट एनर्जी। अब असल में आप लोगों ने ये जो इसके साथ मिलेगा, इस दौरान इनिशियल जो बनेगा, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। ये हम कैलकुलेट करते हैं किसके ज़रिए से, ये हम कैलकुलेट करते हैं बान हेबर साइकिल की, जो हिज लॉ की एप्लीकेशन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इन सारी एनर्जीज को आप लोग सम करोगे ना, असल में ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आती है इन तरीकों से ये सारा काम होते है, तब जाकर ये चीज़ आती है। अब इन सारी चीज़ों को आप लोग सम करोगे और इसको बराबर करोगे, तो इसको हम फिर वहाँ से लेटेस्ट एनर्जी की जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आप लोग को, देखना यहाँ पर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो बराबर है, सबसे पहले स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसी तरह स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के साथ मैं स्टैंडर्ड सारे लिख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट आप लोगों को लिखता हूँ। आप लोगों ने सबके साथ डेल एच आई ई डेल एच ये सारे लिखने, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। साथ में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इसी के साथ साथ बांड डिसोसिएशन एनर्जी 2 के ऊपर आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो मैं 1/2 आप लोगों के पास लिख लेता हूँ। और ये क्या चीज़ है, बांड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बांड को तोड़ने के लिए रिक्वायर होती है, ठीक। इसी तरह साथ में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी तरह स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ क्या चीज़ है, लेटेस्ट एनर्जी। ये लेट, अब आप लोगों ने ये चीज़ निकालनी है, लेटेस्ट एनर्जी निकालने, तो जिसको निकालना है उसको एक साइड पे छोड़ दो, दूसरे को आप लोग इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले आओ, यानी = के दूसरी साइड, इधर जो प्लस होगा, मैथ का रूल आप लोगों को पता है, दूसरी साइड पे जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं। लेटेस्ट एनर्जी को मैं यहाँ पर छोड़ ही देता हूँ, यहाँ ये लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी, या सिंपली मैं यहाँ पर इसको लेटेस्ट एनर्जी, अब इसको अपनी जगह पे लिख लूँगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
मैं यहाँ पर फॉर्मेशन F लिख लेता हूँ। साथ में ये जब इधर आएगा तो ये सब्लिमेशन माइनस हो जाएगा, सब्लिमेशन के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी माइनस हो जाएगी। सिमिलरली ये भी उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। सिमिलरली ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सारे माइनस हो जाएंगे। इसको मैंने इधर छोड़ा है, असल में इनको मैं इधर लेके आ गया तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। अब सिंपल आप लोगों ने सबकी वैल्यू पुट करनी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -411, ऊपर मेंशन है -411। प्लस है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और साथ में आप लोग अगर यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देख लो +109 है, लेकिन यहाँ पर सब्लिमेशन यहाँ पर अगर सब्लिमेशन की वैल्यू आप लोग देखते हो तो सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी है, -109। इसी तरह आप लोग आगे जाते हो तो तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ जो है वो आप लोग के पास आयनाइजेशन एनर्जी ये वाली, तो ये भी माइनस हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 496। इसी तरह आप लोग बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी को देखोगे तो 1/2 और साथ में 242 तो 2 के ऊपर डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पर -121 लिख लेता हूँ। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी की तरफ, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, यानी ये भी नेगेटिव है और इसके साथ ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, आंसर विल बी पॉजिटिव। अब इन सब को आप लोग माइनस करो और इसको आप लोग इससे निकाल दो, यानी माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, और साथ में जब इसको इससे निकालोगे तो आप लोग के पास लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी किसकी, लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी किसकी, NaCl की, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड, जो बराबर हो जाएगी किसकी, जो बराबर हो जाएगी -789 किलो जूल पर मोल। इन सबको आप लोग जमा करो और इस माइनस करो और इसको इसके साथ माइनस कर लो, यानी ये सारे जमा हो जाएंगे, निशान माइनस का आ जाएगा, इसको प्लस करो तो आप लोग के पास सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी। ये दोनों थी किसकी, हिज लॉ की एप्लीकेशन, जिसके ज़रिए से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन और लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।